नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल शुरू क्लासेस पर है। तो दोस्तों आज हम आप लोग बीच में यूपी पुलिस की 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट की आंसर के लेकर आ गए हैं। दोस्तों आज हम आप लोग बीच में 1 से 150 प्रश्नों के आंसर देखेंगे, इसलिए कह रहा हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, स्किप मत करना। और अगर आप शुरू क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हो या फिर जिसने अभी तक शुरू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए दोस्तों आज की इस आंसर की को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न था जीके का कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है हरिसेन, ऑप्शन नंबर 2 है बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर सी है बहुभूति, ऑप्शन नंबर डी था बोधायन। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जिसने किया उसका राइट हो जाएगा कि प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना थी। हाँ, हरिसेन की थी, जो संस्कृत में की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी, तो हरिसेन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, हाँ ये इंग्लिश में आपका ट्रांसलेट है ना। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील है। ये देख लो भाई कि कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कोलेरू झील, ऑप्शन नंबर बी है पंचभद्रा झील, ऑप्शन नंबर सी है लोनार कैटर झील, ऑप्शन नंबर डी है चिल्का झील। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिल्का झील। ठीक है, हाँ भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है, चिल्का झील है। तो आपका इस हिसाब से भी क्वेश्चन आ सकता है भैया। हाँ सेकंड शिफ्ट में और 18 फरवरी की दोनों शिफ्टों में आपका इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि खारे पानी की सबसे बड़ी चिल्का झील जो लेगून झील है वो भारत के किस तट पर है। तो किस तट पर है, पूर्वी तट पर है, ध्यान रख लेना भाई। अगला प्रश्न आपका है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। ये देखो भाई कितना इजी सा क्वेश्चन पूछा था हमने आपको, जो हम आप लोगों के बीच में लाइव सेशन लेकर आते थे उनमें आपको करवाया था एक क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 7, ऑप्शन नंबर डी है 8। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न आपका है कि ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। यह भी मोस्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी है फिलिप्स। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया। यह भी क्वेश्चन हमने आपको करवाया था। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अरे सर जी से क्वेश्चन पूछ लिया, ये तो वैसे घुमा के पूछा, लेकिन 1946 में जो भारत की संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ऑप्शन नंबर 4 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बच्चों को बताया कि निम्नलिखित में से 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो भैया जीके के क्वेश्चनों को देखते हुए लग रहा है कि एग्जाम का लेवल एकदम इजी सा था। अगला प्रश्न आपका है कि हाँ अगला प्रश्न आपका देखते हैं 6वां। अगला प्रश्न आपका था कि सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। सोनपुर पशु मेला भी हमने आपको करवाया था लाइव सेशन में कि सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के किस राज्य में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है असम, ऑप्शन नंबर सी है सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी है ओडिशा। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। सोनपुर पशु मेला किस राज्य में होता है आयोजित, बिहार के अंदर होता है। अगला प्रश्न आपका है कि अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ये देख लो भाई, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर है सेरिकल्चर, ऑप्शन नंबर बी है पिसिकल्चर, ऑप्शन नंबर सी है वेटिकल्चर, ऑप्शन नंबर डी है हार्टिकल्चर। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट क्या हो जाएगा, हाँ इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटिकल्चर। अंगूर की खेती और उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, विटिकल्चर। और यह भी पूछ सकता है कि विटिकल्चर के द्वारा किन की खेती की जाती है। भैया ये जो 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट और 18 फरवरी की जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट है वो ध्यान रखना। ये भी पूछ सकता है कि विटिकल्चर खेती, विटिकल्चर से किन की खेती और उपज और कटाई की जाती है। तो अंगूर की खेती, अंगूर की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि बेला डिल्ला की पहाड़ियां बैल के कुब्बड़ की तरह दिखती है। ध्यान से पढ़ना भाई प्रश्न को कि बेला डिल्ला की पहाड़ियां बैल के कुब्बड़ की तरह दिखती है। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी है केरल, और ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। बेला की पहाड़ियां कहां पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। अगला प्रश्न आपका है
कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? ऑप्शन नंबर ए है 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर बी है पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी है मक्कासर जलडमरू मध्य और ऑप्शन नंबर डी है मेसिना जलडमरू मध्य। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाएगा। हाँ, कौन सा समुद्र संकीर्ण चैनल होगा? पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्य करती है? तो कुमार संभवम के लेखक कौन है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कल्हण, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है भारवी, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है महाकवि कालिदास और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है महादेवी। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि कुमार संभवम किस कवि के द्वारा साहित्य करती है, किस कवि की है? महाकवि कालिदास की है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व पुस्तक दिवस निम्नलिखित में से किस वर्ष में मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? देख लो भैया, ये क्वेश्चन कराया था आपको। जितने भी लाइव सेशन होते थे उनमें एक या दो क्वेश्चन आपको दिवस से रिलेटेड देखने को मिलते थे। हमने आपको बताया था कि एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये देख लो जो क्वेश्चन कराया था विश्व पुस्तक दिवस का कि किस दिन मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस। हाँ, किस दिन मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस? 23 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। विश्व पुस्तक दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। सर जी, कितना इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपका आया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्हा कहा जाता है? मैं देख लो भाई, कुल्हा कहा जाता है, वो किस राज्य में? राज्य देखो, घुमा के प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले के नहर की सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे क्या कहा जाता है? कुल्हा कहा जाता है। वो भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है केरल। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। कहां पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अब आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि कुल्हा किसे कहते हैं? जो 400 ऐसे पूछ सकता है कि 400 साल पहले नहर की सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे क्या कहा जाता है निम्नलिखित में से? ऐसे आपको खुला ऑप्शन दे देगा तो खुला हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में जनगणना संगठन के लिए स्रोत पद कौन सा है? ये देख लो भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा था कि भारत में जनगणना संगठन के लिए स्रोत पद कौन सा होता है? जनगणना अधिकारी होता है, महारजिस्टर और जनगणना आयुक्त भारत होता है, या फिर उप महारजिस्टर होता है, या फिर वरिष्ठ तकनीकी निदेशक होता है? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट क्या हो जाता है? इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। अगला प्रश्न आपका, हाँ अगला प्रश्न आपका आया था, देखते हैं। अगला आया था कि किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? शहरीकरण कहा जाता है, अनियोजित विकास कहा जाता है, फिर औपनिवेशीकरण कहा जाता है, फिर ग्रामीणीकरण कहा जाता है? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहरीकरण। कि किसी देश की शहरी क्षेत्रों में जो जनसंख्या रहती है, निवास करती है, उनकी अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को क्या कहा जाता है? शहरीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका आया था कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ये देख लो भैया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर था। ऑप्शन नंबर सी जिसने इसका राइट किया था उसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? यह भी गजब का प्रश्न आया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां पर है? ये क्वेश्चन भी हमने आपको करवाया था। तो WHO का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है एम्स्टर्डम नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है ब्रुसेल्स बेल्जियम और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है पेरिस फ्रांस। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसने ऑप्शन नंबर बी किया था उसका राइट हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, अगला आपका आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसमें आपका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, लिंक्डइन। कौन सा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? हाँ, कौन सा हो जाता? लिंक्डइन।
क्योंकि आपको पता है फेसबुक तो नहीं होगा, स्नैपचैट भी नहीं होगा, इंस्टाग्राम भी नहीं होगा। ये तो आपको ऑप्शन देखते ही पता चलता है भैया कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट पे कौन सी नौकरी तलाशने के लिए उपयुक्त है, कौन सा पेशेवर। हाँ, पेशेवर नेटवर्किंग कर सकते हो, लेकिन नौकरी तलाशने के लिए कौन सा उपयुक्त है। अगला प्रश्न आपका आया था, इसमें आपका राइट डी हो जाता। ठीक है, अगला आपका था कि उत्तर प्रदेश में स्थित है भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। भदोही किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए था कालीन बुनाई, ऑप्शन नंबर बी था चिकनकारी, ऑप्शन नंबर सी था साड़ी बुनाई, ऑप्शन नंबर डी था चमकीले मिट्टी के बर्तन। तो दोस्तों इसमें आपका राइट होता है ऑप्शन नंबर ए कालीन बुनाई। भदोही किसके लिए प्रसिद्ध था, कला के लिए प्रसिद्ध था? कालीन बुनाई के लिए। ये क्वेश्चन भी हमने आपको करवाया था भैया, देख लो 5 क्वेश्चन तो आ गए हमारे, जो हमने आपको जो पढ़ाया था उनमें से 5 क्वेश्चन तो आपको जीके के देखने को मिल गए। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। ये देखो भैया कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। ये तो हमने आपको करवाया था लाइव सेशन के अंदर, देख लो छठा क्वेश्चन आ गए। तो उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो सुरहा ताल पूछा है भैया, ये 3-4 लाइनें ऐसे ही कर दी है। ये ऐसे ही पूछा है कि सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जो कहां पर है, किस जिले में है। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलिया के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए इसका लॉक कर दो सर जी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। अगला आपका आया था कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी दे रखा था रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी दे रखा था मैडम भिकाजी कामा, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा था डॉक्टर एनी बेसेंट। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट कौन सा करना था आपको? हाँ, ऑप्शन नंबर 4 करना था आपको, डॉक्टर एनी बेसेंट। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। ऑप्शन नंबर डी जिसने किया था उसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका था कि मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? ये देख लो भैया, मथुरा का पूछा था, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है। कितना एजुकेशन है, भगवान शिव होगा या फिर भगवान कृष्ण होगा या फिर भगवान गणेश होगा या फिर भगवान राम होगा? ये तो सभी को होना चाहिए, सभी का सभी राइट होना चाहिए। भगवान कृष्ण हो जाएंगे। मथुरा किसकी जन्मस्थली है? भगवान कृष्ण की है, जिसे क्या क्या कहा जाता है? ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका था, देख लो मैं कह रहा हूं कि जीके का एकदम इजी लेवल था, एकदम इजी लेवल था। अगला प्रश्न आपका था कि अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अकबर का मकबरा पूछ लिया भाई। अकबर का मकबरा तो सभी को होना चाहिए, किस स्थान पर है? सिकंदरा के अंदर है या फिर रामपुर के अंदर है या फिर उन्नाव के अंदर है या फिर एटा के अंदर है? तो इसमें आपका राइट कौन सा करना था आपको? सिकंदरा के अंदर करना था। ऑप्शन नंबर ए आपको राइट करना था। अकबर का मकबरा कहां पर है? सिकंदरा के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए जिसने किया था उसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? ये देख लो भाई, ये क्वेश्चन भी हमने आपको कराया था कि उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है चरकुल्ला, ऑप्शन नंबर बी है रसिया, ऑप्शन नंबर सी है हुरका बोल, ऑप्शन नंबर डी था आपका कजरी। तो दोस्तों इसके अंदर आपको राइट कौन सा करना था? इसके अंदर आपको राइट करना था ऑप्शन नंबर ए है चरकुल्ला। ठीक है, चरकुल्ला नृत्य कब किया जाता है? जब धान और मक्के की खेती की जाती है तब चरकुल्ला नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, अगला आपका आया था कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है धरती, ऑप्शन नंबर बी है बाग भूमि, ऑप्शन नंबर सी था कृषि भूमि और ऑप्शन नंबर डी था समेकित। तो दोस्तों इसमें आपको राइट करना था ऑप्शन नंबर ए धरती हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को क्या कहा जाता है? धरती कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका आया था, ये देखो भाई, ये देखो कितना इजी सा क्वेश्चन था। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर ए जिसने किया था उसका राइट हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि जीके का एकदम इजी लेवल था, जीके के क्वेश्चन का तो एकदम इजी लेवल था भैया, बाकी देखेंगे आपके सामने। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या था? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स हो जाएगा सर जी। अगला प्रश्न आपका आया था
अगला प्रश्न आपका था कि निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। ये देख लो भाई, ये हमने आपको जो मोबाइल ऐप थे उनके बारे में हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि ये एक क्वेश्चन आपका आराम से पूछा जाएगा वह करंट से कि निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है असम। तो जिसने उत्तर प्रदेश राइट किया है उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन की एक पहल थी। अगला प्रश्न आपका है, ये देखो कितना है जैसा क्वेश्चन है कि विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। विमुद्रीकरण यानी जो नोटों को बंद करके काला धन रोकने के लिए वो नई मुद्रा जो निकाल जाती है उसे विमुद्रीकरण कहा जाता है। पुरानी मुद्रा को बंद कर देंगे और नई मुद्रा निकालेंगे, इसे विमुद्रीकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला भैया जीएसटी से संबंधित आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है। ठीक है, कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है। हाँ, पूरा शो कर रहा है ना क्वेश्चन। हाँ, अब देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये था वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। कौन सा वाक्य सही नहीं है पूछा है। हाँ, सही नहीं है पूछा है तो ये तो राइट हो जाएगा। वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, जीएसटी में ये सही है। और अगला था कि जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। ये गलत है भैया, ये सही नहीं है। अगला आपका था कि जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, ये भी राइट है। और अगला था कि जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है, ये भी आपका राइट हो जाएगा। तो कौन सा वाक्य सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही नहीं था इसके अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका आया था कि ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है फिशिंग, ऑप्शन नंबर बी है चीटिंग, ऑप्शन नंबर सी है लॉसिंग, ऑप्शन नंबर डी है सोर्सिंग। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिशिंग। ठीक है, फिशिंग ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया और क्रेडिट कार्ड आदि विवरण प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है। फिशिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका आया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर देना भाई इसके। अगला क्वेश्चन आपका था कि टक्का निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा है। टक्का कितना जी, किसने टक्का किस देश की मुद्रा है। बांग्लादेश की है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट करना था आपको। टक्का किस देश की मुद्रा है, बांग्लादेश की है सर जी। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है। ये देख लो भाई, ऑप्शन नंबर ए है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी है ध्यानचंद पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी है अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा करना था आपको। ऑप्शन नंबर डी करना था, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन आपका था कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। ये देखो भाई कि कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर है मोरमागो बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी था जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ऑप्शन नंबर सी था पारादीप बंदरगाह, ऑप्शन नंबर डी था कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट कौन सा करना था आपको। ऑप्शन नंबर डी करना था, कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में है, कांडला बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है। ऑप्शन नंबर ए है गांधीनगर, ऑप्शन नंबर बी है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर, ऑप्शन नंबर डी है आनंद। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट कौन सा हो जाता है। इसमें आपका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर डी आनंद। कहाँ पर, आनंद के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपको राइट करना था। अगला प्रश्न आपका आया था, हाँ अगला प्रश्न आपका था कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर है नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन नंबर बी है अमित शाह ने, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर AS जयशंकर ने, ऑप्शन नंबर डी है राजनाथ सिंह ने। तो इसमें आपका राइट कौन सा हो जाता है। इसमें आपका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए इसको आपको करेक्ट करना था। अगला प्रश्न आपका आया था
कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते में मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर ए था नेपाल, ऑप्शन नंबर बी था श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी था इटली, ऑप्शन नंबर डी था जर्मनी। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट कौन सा हो जाता है? इसके अंदर आपका राइट होता है ऑप्शन नंबर सी, इटली। अगला प्रश्न आपका आया था, अगला था कि हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट कौन सा हो जाता है? इसके अंदर आपका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कोलंबो श्रीलंका के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका आपको करेक्ट करना था भाई। अगला प्रश्न आपका था निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर बी है मौलाना आजाद, ऑप्शन नंबर सी है बदरुन तैयबजी, ऑप्शन नंबर डी था खान अब्दुल गफर खान। तो इसमें आपका करेक्ट कौन सा हो जाता? इसके अंदर आपका करेक्ट करना था आपको ऑप्शन नंबर डी करना था भाई, ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट करना था। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव कौन सा है? काज नहीं होगा, ताप नहीं होगा, शांति होगा, जलादि नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट करना था, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ठीक है, अगला आपका एक क्वेश्चन और था कि नलिन और राजीव, हाँ हम आपको हिंदी क्वेश्चन दिखा रहे हैं, हिंदी क्वेश्चन भी देख लो, इजी से थे, देख लो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द कौन सा है? शांति हो जाएगा। और अगला था कि नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ये किसके हो जाएंगे? कमल के हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आपको करेक्ट करना है। एक आपका और था क्वेश्चन, हाँ अगला था कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा के लिए कौन शब्द हो जाएगा? ईशान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपको इसके अंदर करेक्ट करना था। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन आपका और आया था, मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ हिंदी के। एक क्वेश्चन और था आपका कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य बताना था आपको कि किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। तो लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, ये गलत है। 10 बजने को 15 मिनट है, ये भी आपको गलत है। और एक है दीन दुर्लभों को प्यार करना मानवता है, ये भी गलत है। और वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, ये राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन आपका था निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो एक वचन में सोना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट करना था। हाँ एक क्वेश्चन आपका और पूछा था, एक क्वेश्चन आपका और था, मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। एक था कि हाँ अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें आपको करेक्ट करना था ऑप्शन नंबर बी, अभी। अगला आपका था कि रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? रक्त रंजित शब्द में समास पूछा था भैया आपको, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास हो जाता? तो इसमें आपको करेक्ट करना था ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। रक्त रंजित में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन आया था कि क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? देख लो भाई, जीके क्वेश्चन देखिए हमने आप, तो जीके की इजी लेवल तक क्वेश्चन होगा, हिंदी के भी अब आप लोगों को बता रहे हैं, हिंदी का भी एकदम इजी लेवल था भाई। देख लो यूपी पुलिस की जो 17 फरवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट थी, एकदम इजी से आया था भैया एग्जाम। तो क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? अरे प्रश्नवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट करना था। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि मदिरालय शब्द की संधि विच्छेद का चयन कीजिए। अरे कितना इजी सा क्वेश्चन है, गजब का प्रश्न था। मदिरालय शब्द की संधि विच्छेद का चयन करना है, हमने आपको हिंदी क्लासों के अंदर बताया था विद्यालय का, उसी हिसाब से हो जाएगा मदिरालय का। तो मदिरालय का क्या होता? मदिरा प्लस आलय हो जाएगा, मदिरा प्लस आलय। मदिरालय का संधि विच्छेद क्या होगा? मदिरालय होगा, मदिरा प्लस आलय। तो कई लोग क्या करेंगे कि मदिर प्लस आलय हो जाएगा सर जी, अरे ये गलत है, आप उनको बता दो ये गलत है, मदिर प्लस आलय कैसे होगा भाई? हाँ मदिरा प्लस आलय होगा। अगला क्वेश्चन आपका एक और था, मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको हिंदी की, जो आपको नहीं आ रहे हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चनों का क्या करना। एक आपका आया था प्रोक्ष का विलोम शब्द, तो प्रोक्ष का सर जी प्रत्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं आपका, एक दो और बता देता हूँ मैं आपको मोस्ट। एक और था आपका कि क्रोध शब्द किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध किसका था, किस रस का स्थायी भाव है? तो इसके अंदर आपको राइट करना था ऑप्शन नंबर सी, रौद्र रस का। एक आपका था कि सोरठा की द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्रा होती है? द्वितीय और सोरठा की एक आपको भैया ध्यान रखनी पड़ती है, आपकी जो 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में पूछ सकता है और 18 फरवरी की दोनों शिफ्टों के अंदर ये पूछ सकता है कि सोरठा की, जो मैं आपको एक बता रहा हूँ, एक सेकंड देख लेना, जो सोरठा के अंदर जो सम संख्या होती है ना, सम के अंदर कितनी होती है?
सम के अंदर 13 होती है और विषम संख्या होती है उसके अंदर आपको पूछे तो 11 करनी है, ये ध्यान रख लेना। तो द्वितीय और चतुर्थ 2 और 4 क्या हो गया, सम संख्या हो गया। तो सम के अंदर कितनी करनी है, 13 करनी है। तो शॉर्ट है कि द्वितीय और चतुर्थ में कितनी मात्राएं होती है, 13 होती है। और अगर आपको ये 17 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट है या फिर 18 फरवरी की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछ ले कि शॉर्ट है कि तृतीय और पांचवें चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो दोस्तों इसमें आपको कितना करना होगा, 11 करना होगा, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो आज की इस आंसर की को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। तो आपने कितने क्वेश्चन राइट किए थे, आपने एग्जाम में 150 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना। और आपने अभी तक चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया, चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चुरू क्लासेज पर सबसे पहले यूपी पुलिस की अपडेट मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, बंद रहे चुरू क्लासेज के साथ, लाइक जरूर करना, धन्यवाद।